तो दोस्तों फाइनली स्वागत है तुम लोग का हंटर हंटर के एक्सप्लेनेशन में। मुझे पता है बहुत दिनों से हंटर हंटर की वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन इसके कंपनसेशन में मैं आज तुमको बहुत सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके कारण ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटा सा डिस्क्लेमर। तो चैप्टर 345 स्टार्ट होता है गॉन के साथ, जो जीन को बताता है कि अब वो अपना ऑरा रिलीज नहीं कर पा रहा है। एंड जब गॉन जीन के साथ वर्ल्ड ट्रिप पर गया था तब तो सही था, लेकिन अब नहीं है। तो जीन बोलता है कि अब तो शायद से ऑरा को देख नहीं सकता, मीन्स टू नॉर्मल हो गया है। एंड एज वी ऑल नो कि पीतो से बदला लेने के लिए गॉन के साथ तक चला गया था, लेकिन गॉन उसके बदले में अभी बस नॉर्मल ही हुआ है। एंड इससे बुरा भी हो सकता था गॉन के साथ। एंड अब गॉन को अब खुश होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक नया चांस है ये पता करने के लिए कि उसे आगे क्या करना चाहिए अब। एंड उसके बाद गॉन बेल आइलैंड पर आ जाता है, जहाँ वो रैंडम शोज वगैरह करता रहता है। तभी मीटो-सान गॉन से पूछती है, कौन तुम और जीन दोनों साथ में ट्रेवल क्यों नहीं कर रहे हैं? बेचारी की दुखती नस पर हाथ रख दिया भाई मीटो-सान ने। खैर गॉन बोलता है कि अगर वो नेट यूज कर पाता तो शायद से वो जीन के साथ आगे चला जाता। तभी गॉन एक सरप्राइजिंग चीज बताता है कि गॉन का जो रियल गोल था वो कभी जीन से मिलना था ही नहीं। एंड ये बात उसको जीन से मिलने के बाद ही पता चली, क्योंकि गॉन के लिए जीन कभी एक पेरेंट फिगर था ही नहीं। गॉन के लिए हमेशा से जीन बस एक ऐसा अमेजिंग पर्सन था जिसके बारे में उसने बस किस्से और कहानियां ही सुनी थी कभी। एंड ऑन दी अदर हैंड मीटो-सान बोलती है कि हाँ भाई जीन तो कभी पेरेंट बनने लायक ही नहीं था। एंड गॉन भी बोलता है कि हाँ शायद हम दोनों एक ही जैसे हैं, मैं भी कभी उनका बेटा बनने लायक ही नहीं था। एंड भाई ये सुन के मीटो की भी फट गई थी एक सेकंड के लिए, लेकिन भाई गॉन मजाक कर रहा था। के बाद थोड़ी बहुत बातें रिपीट होती है। एंड फिर मीटो-सान बोलती है कि अगर अब तू नॉर्मल हो ही गया है तो वेलकम बैक टू रियलिटी। एंड साले अब तू करेगा पेपर वर्क, क्योंकि तू हंटर बन गया था तो तेरे को ये सब चीजों से छुट्टी मिल गई थी। लेकिन देखो पता है मेरे पास कितने गवर्नमेंट की तरफ से कंप्लेन आएंगे इस बारे में। सबसे पहले तुझे एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी जितनी भी एक्टिविटीज तूने की है 10,000 कैरेक्टर में। उसके बाद तेरे को 30 पेज का करियर रिकॉर्ड भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद तेरे पास 4 सेमेस्टर के वर्थ ऑफ टेस्ट भी है जो तुझे देने पड़ेंगे। उसके बाद तुझे अपने स्कूल से सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब जरूरी है। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है जीन एंड टीम पर, जहाँ पे बियॉन्ड की टीम ये डिसाइड करके बैठी रहती है कि सब लोग ने जीन को एज अ नंबर 2 तो मान लिया जाता है, लेकिन ये लोग के बीच में कुछ लोग हैं जिनको जीन के पैसे नहीं चाहिए एंड जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जीन के पैसे लेने से। इन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये लोग ये सोचते हैं कि जीन का ऑर्डर जो भी जीन ऑर्डर देगा वो कोई फॉलो नहीं करेगा जब तक सारे मेंबर्स जीन से पैसे नहीं ले लेते। एंड फिर कप्पा मैनिपुलेट करने का ट्राई करता है हमारे जीन को कि अरे साहब आप तो साहब बड़े साहब, वही सब साउथ में वाला चीज चलता है। एंड ये लोग बताते हैं कि ये लोग बस टेम्परेरी हंटर है, जिसमें जीन बोलता है हाँ टेम्परेरी हंटर, झूठ मत बोलो, मुझे साफ पता है कि तुम सारे लोग एक स्पेशलिस्ट हो, कि तुम में से हर कोई एक ऐसी एबिलिटी पोजेस करता है जो आगे आने वाले खतरों से बचने के लिए हमारे ही काम आएंगे। और यही वो रीजन है जिस वजह से तुम इस सफर के लिए हंटर्स बने हो। एंड जिस तरह का लीडर बियॉन्ड है उसने ये पहले ही एडवांस में प्लान कर लिया होगा। और बैलेंस का पावर मेंटेन करने के लिए एक नया रोल निकला जो मिला पेरिस्टन को। पेरिस्टन एज अ वाइस प्रेसिडेंट अपना काम करता रहा और साथ ही प्रेसिडेंट नेट्रो को भी अपना काम करने से रोकता रहा, जिसके बीच में बियॉन्ड एक शातिर शिकारी की तरह मौके का इंतजार करता रहा। एंड इसी बीच पेरिस्टन का वो डार्क साइड वाला ट्रूप भी कंटिन्यू होता रहता है। जीन भी डेविल सी स्माइल देके बोलता है तो ठीक है सबके सब, अरे तुम लोग तो सिर्फ 10 ही लोग हो, तो ठीक है सबको बोल देना कि मैं सबको पैसे देने के लिए तैयार हूँ जो भी अब फ्रंट में लड़ेगा। तो वैसे भी ये एक ऑर्डर नहीं था है ना पेरिस्टन। एंड पेरिस्टन बोलता है ठीक है भाई मैं सबको बता दूंगा। एंड मन में क्या चल रहा है वो तो तुम अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड क्योंकि जीन बहुत सारे लोगों को पैसे देने के लिए तैयार है, ये मोहतरमा पूछती है कि तुझे पता भी है कि कितने सारे लोग हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो जीन बताता है कि हाँ मुझे पता है कि हम 200 लोग तुम लोग का ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, और जितने एक्चुअल अमाउंट के लोग जो डार्क कंटिन्यू जाएंगे वो भी शायद से 25 होने चाहिए अगर मैक्स टू मैक्स का है, क्योंकि यूनिट्स काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी मैं 25 से ज्यादा भी पहले गए तो। और ये भी बताया जाता है कि बाई चांस अगर कोई हंटर एसोसिएशन से यहाँ आने का ज्वाइन करने का कोशिश करता है तो चिलाडे और मिसाइल स्टॉर्म उन्हें रोक देंगे। अभी मच्छर एक इंटरेस्टिंग चीज बताता है कि बियॉन्ड ने प्रॉमिस किया है कि एग्जीक्यूटिंग यूनिट को 1.5 बिलियन मिलेगा एंड स्टैंड बाय यूनिट को 2 बिलियन मिलेगा। एंड जीन इससे 4 गुना देने को तैयार है भाई। तो कितना पैसा कमाते हैं ये स्टार हंटर। एंड क्या जीन को भाई कुछ मीनिंग भी है कि पेरिस्टन के ऊपर रहने का इतना पैसा देना? भाई हैंड्स ऑफ टू मच्छर भाई, कम से कम सोचा तो तूने। एंड जीन भी यही बात बताता है कि यहाँ से वहां जाने के लिए बहुत पैसा लग रहा है, ऊपर से ये लोग जो चीजें लाएंगे डार्क कॉन्टिनेंट से वापस उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए भी और इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, उस पर और पैसा फूकना पड़ेगा ये लोग को, तब जाके ये लोग को प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एक पार्टी पे, ये नाचो सारी, ओ सॉरी। एंड
इसी पार्टी में सैंडिस हुईको यानी कि फोर्थ प्रिंस ऑफ काकेन ने अपना एक बंदा भी भेजा रहता है जिसकी नजर होती है दो लड़कियों पर। एंड थोड़ी बातचीत के बाद ये डायरेक्टली उसको फोर्थ प्रिंस के होटल पर ले जाता है। एंड इसके बाद फोर्थ प्रिंस ही खुद वेलकम शेलकम करता है, एकदम अच्छा गाय बना रहता है। लेकिन उसके बाद एक कैच मारवा की स्टार्टिंग हो जाती है। अरे मजाक कर रहा हूँ दोस्तों। फिर फोर्थ प्रिंस ये सब चीजें बोलता है जो मैं तो नहीं बोलने वाला। एंड उसके बाद बोलता है कि नेक्स्ट टाइम से चेक करके लाइए जिनकी लड़की को तो भेज रहा है कि कम से कम वो लोग को गवर्नमेंट कौन सी चल रही है, कैपिटल कौन सी है, रॉयल हाउस में कौन कौन रहता है, इतना तो पता होना चाहिए यार। क्योंकि अगर उन लोग को ये नहीं पता तो उनमें और सुअर या बंदर को जब मैं छीनूंगा तो कहाँ से पता चलेगा कि दोनों अलग। एंड भाई फील भी बताता है कि किसी को ऐसे तड़पा के छीलने का मजा क्या होता है। एंड आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दैट एज वेल। एंड इसका सीन खत्म होने के लिए इसका आखिरी वर्ड रहता है कि अगले बार से मत ऐसा कर दियो एंड चल अब अगली दो को भेज। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है हंटर एसोसिएशन पर, जहाँ ये बुड्ढा चिलाड़े को बोलता है कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट बनाना। अगर बियॉन्ड वहां से रूल्स को ब्रेक करता है तो उसे बोल देना कि वो अपनी सारी जिंदगी जेल में रहेगा। एंड उसके बाद ये लोग वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन करते हैं कि अगर डार्क कॉन्टिनेंट पहुंचने के बाद बियॉन्ड ने अपने राइट्स का कोई लूप होल यूज किया और कोई नई भगदड़ चालू कर दी, और अगर ऐसा कोई सिचुएशन टीवी पर खुलेआम ब्रॉडकास्ट हुआ और सब जनता देख रही हो तो तुम्हारी भी लंका लगने से कोई नहीं बचा सकता। इन धमकी मिलने के बाद भी चिलाडे बस का ही बोल पाती है शी। उसके बाद सीन आगे बढ़ता है जहाँ पे बियॉन्ड को कॉन्ट्रैक्ट हरा दिया जाता है। वो सारी बातें रिपीट होती है कि जहाँ पर भी बियॉन्ड रुकेगा उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी लगी जाएगी। जहाँ पे भी बियॉन्ड जाएगा उसके साथ सुपरवाइजर भी जाएंगे। एंड बियॉन्ड को एक रिंग भी पहननी होगी जिसके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगी रहेगी ताकि ये लोग को पता रहे कि बियॉन्ड कहाँ जा रहे हैं। एंड बियॉन्ड जिसके साथ भी बातचीत करेगा वो भी कंट्रोल की जाएगी एंड सेंसर कर दी जाएगी। जब ये लोग वॉयलेज पर जाएंगे तो बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। एंड बियॉन्ड को ये सारी बातें रीजनेबल लगती है तो वो साइन कर देता है। उसके बाद बियॉन्ड बोलता है कि अब इसी के साथ सिर्फ 3 चीजें रह गई है, कैपेसिटी, मीन्स और कॉन्ट्रैक्ट। एंड कैपेसिटी बोलते वक्त हम लोग को ये सारे लोग दिखाते हैं जिसके मतलब यही सिग्निफाई करता है कि किसमें कितनी क्षमता है। मीन्स में हम लोग को फोर्थ प्रिंस दिखाया जाता है जिसका ये मतलब हो सकता है कि किस हद तक वो गिर सकता है। एंड कॉन्ट्रैक्ट पर मच्छर और जीन दिखाते हैं जिसका मतलब ये रहता है कि जीन के पास बहुत पैसा है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो। वेल मुझे भी नहीं पता भाई ये तीनों चीजों का क्या मतलब होता है, लेकिन मुझे एक चीज का मतलब पता है कि सीन शिफ्ट हो जाता है क्रोपिका और मिजाइल स्टॉर्म पर। यहाँ पर मिजाइल स्टॉर्म क्रोपिका से एक सिंपल क्वेश्चन पूछता है कि जब क्रोपिका को उसके क्लैन मेंबर्स की आंखें वापस मिल जाएगी तो वो उस प्रिंस के साथ क्या करेगा, जिस पे क्रोपिका एक सिंपल सा आंसर देता है कि वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन तभी मिजाइल स्टॉर्म आग में घी लगाकर पूछता है कि क्या हो जब उसने स्कारलेट आइस को देने से मना कर दिया। एंड इसके बाद क्रोपिका एक सैवेज लाइन ड्रॉप करता है। क्रोपिका बोलता है मुझे आज से पहले 2 लोग मिले थे जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं तुम्हें वो आंखें नहीं दूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो दोनों ने मरने से पहले अपना मन बदल लिया। हाँ मुझे लगता है प्रिंस भी वही करेगा। एंड मिजाइल स्टॉर्म वो डरते हुए बोलता है कि हाँ दैट वुड बी नाइस। एंड इसके थोड़ी देर बाद ये लोग हंटर एसोसिएशन पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्रोपिका और नियोरियो का बहुत टाइम बाद मीटअप होता है। तो भाईचारा ऑन टॉप बोल के ये लोग अंदर चले जाते हैं। एंड इसी रूम के अंदर होती है मीटिंग जहाँ पे चिलाडे बताती है, लेकिन मैं ये सब चीजों को कंक्लूड करके बता देता हूँ क्योंकि इतना सब मैं लाइन बाय लाइन तुम लोग को बताऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। सबसे पहले ये मैप में कोई से भी 5 देश चुन लो एंड ये 5 देश मिलकर आए एंड ये लोग ने एक ट्रीटी साइन की। एंड उसके बाद ये लोग V5 कहलाने लग गए। एंड जब इस V5 में एक न्यू कंट्री जिसका नाम काकेन था वो जुड़ गई तो तब से ये V6 कहलाने लगा। एंड जब V5 का टाइम चल रहा था तो V5 वाले अलग अलग रूट से डार्क कॉन्टिनेंट गए थे। एंड जब वो लोग वहां से वापस आ रहे थे तो वो लोग में चुल मची की यहाँ से जो भी डेंजरस क्रिएचर है ये सब अपने घर लेके जाएंगे। तो ये हरामजादे अपने साथ वो सारे क्रिएचर्स साथ में लेके आ गए। एंड यही क्रिएचर्स आगे जाके 5 ग्रेट डिजास्टर बन जाते हैं। एंड तभी पहले तो ये लोग 5 ग्रेट डिजास्टर को B रैंक पे ट्रीट करते थे एज अ डेंजर लेवल, लेकिन उसके बाद ये लोग हाईएस्ट लेवल रैंक A जैसा ट्रीट करने लग गए ये 5 ग्रेट डिजास्टर को। एंड फन फैक्ट की जो कैमरा एंड्स थी वो लोग को रैंक B पे रखा गया है। मींस ये जो 5 ग्रेट डिजास्टर है वो लोग और भी ज्यादा खतरनाक लेवल पे है। एंड इस वक्त हंटर एसोसिएशन को एक ऑर्डर मिलना है कि जब हंटर एसोसिएशन वाले डार्क कॉन्टिनेंट जाएंगे तो वहां से ये लोग को 5 ग्रेट डिजास्टर में से कोई एक को कैप्चर करके लाना होगा। एंड उसके बाद सेफली डार्क कॉन्टिनेंट से वापस आते टाइम कुछ ऐसी चीजें भी लानी होंगी जो आगे चल मैनकाइंड के लिए यूजफुल बन जाए। एंड इसके साथ साथ ये लोग को इस चीज का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि बियॉन्ड कोई लफड़ेबाजी ना कर दे। एंड लियोरियो की तो यही सोच के फटी रहती है कि जिन कैमरा एंड को ये लोग को हराने के लिए चेयरमैन को अपना बलिदान देना पड़ा वो सिर्फ रैंक B पर आते हैं।
तो सोचो कि चेयरमैन का जो बेटा है वो कितना ताकतवर होगा। एंड इसी बीच टॉपी का एक क्वेश्चन पूछता है कि बियॉन्ड ने इतना अच्छा प्लान बनाया तो कोई ना कोई तो उसका एसोसिएशन के अंदर साथी होगा, तो क्या तुम लोग ने उसके बारे में पता भी लगाया है? एंड ये सवाल सुनते ही सारे ज़ोडिएक्स हैरान हो जाते हैं। एंड तभी क्रॉपिका अपनी थ्योरी को सपोर्ट करते हुए बताता है कि क्योंकि बियॉन्ड चेयरमैन एड्रो की डेथ का वेट कर रहा था एंड इतने लंबे समय तक उसने कोई प्लान तो बना ही लिया होगा डार्क कॉन्टिनेंट जाने का। एंड क्योंकि बियॉन्ड सामने से आकर हंटर एसोसिएशन में कुछ को सरेंडर कर देता, ये भी उसके प्लान का पार्ट ही होना चाहिए। एंड ये साफ साफ उसके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि वो अंदर रहकर भी बाहर की बाकी सारी चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकता है। एंड इतना कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी चीज को दर्शाता है कि उसके पास भरोसेमंद राइट हैंड मैन और काफी सारे लोगों का सपोर्ट है। तभी क्रॉपिका पूछता है कि इलेक्शन हार के टाइम पे कुछ हुआ था जिससे तुम्हें कुछ याद वगैरह आ जाए, तो चिनाटे बोलती है कि हाँ, पेरिस्टन और टेम्पररी हंटर्स हैं वो हो सकते हैं बियॉन्ड के साथ। तभी क्रॉपिका भी बोलता है कि हाँ, अगर ऐसा है तो ये चीजें सेंस बना रही है। एंड तभी मिसाइल स्टॉप बोलता है कि हम बस ऐसे ही इमेजिन करके नहीं पता लगा सकते कि ये हो सकता है वो हो सकता है। एंड चुपचाप क्रॉपिका को कोने में बुलाता है। एंड तभी कोने में आने के बाद मिसाइल स्टॉप क्रॉपिका को बताता है कि चिनाडे और मिसाइल स्टॉप ने दोनों ने मिलकर एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चालू की है। एंड इस चीज को चालू करने का यही रीजन है कि क्रॉपिका, मिसाइल स्टॉप और चिनाडे तीनों मिलकर सेम कंक्लूजन में आ रहे हैं कि ज़ोडिएक्स के अंदर ही एक ट्रेटर है जो अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर पहुंचा रहा है। तभी थोड़ी टाइम पास वाली इंफॉर्मेशन की लोग बात करते हैं कि अगर बियॉन्ड का ब्लैंड हाफ अ सेंचुरी अगो चालू हुआ होगा तो ये लोग का सबसे ओल्डेस्ट ज़ोडिएक पोटो भाई भी एक बच्चा ही रहा होगा। एंड अगर ये प्लान उस समय से चल रहा है तो हंटर एसोसिएशन में जितने भी लोग हैं वो सब के सब सस्पेक्ट बन जाते हैं। एंड क्रॉपिका पूछता है कि चेयरमैन ने तो खुद ही सारे ज़ोडिएक्स को खुद ही चुना था। तभी मिसाइल स्टॉर्म बोलता है कि इस बुड्ढे के अंदर बहुत जीवस्ती थी कि उन्हें जो भी इंटरेस्टिंग लगता था वो उसे सीधा कर ही देते थे। खैर, ये लोग की थोड़ी और बहुत सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन लिखी रहती है जो कि बोली जाती है मिसाइल स्टॉर्म के मुंह से। When faced with an impossible problem, he just laughed it off. Well, that's what made him so attractive. Well, Isaac Netro जैसे कोटेड कैरेक्टर के लिए इतनी तारीफ तो बनती ही है, लेकिन हाँ, तभी मिसाइल स्टॉर्म और क्रॉपिका ये डिसाइड करते हैं कि ये जो ट्रेटर वाली बात है वो अभी सीक्रेट रहेगी ये दोनों के बीच में। एंड उसके बाद ये लोग वापस से मीटिंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पे लोग अपने थोड़े बारे में बताते हैं जो कि फालतू ही चीजें हैं, लेकिन ये जान लो कि कौन किस स्क्वाड में है। तो सबसे पहले चिनाटे आती है जो कि साइंस स्क्वाड में रहेगी, दूसरे नंबर पे मिसाइल स्टॉर्म जो कि इंटेलिजेंस स्क्वाड में रहेगा, फिर आता है बोटो भाई जो रहेगा डिफेंस स्क्वाड में, फिर आती है पियून जो कि रहेगी इंटेलिजेंस स्क्वाड में, एंड क्लर्क रहेगी बायोलॉजी स्क्वाड में, साचो रहेगा इंटेलिजेंस स्क्वाड में, सायू रहेगा डिफेंस स्क्वाड में, किंता रहेगा बायोलॉजी स्क्वाड में, कांजाई रहेगा डिफेंस स्क्वाड में, एंड गेरू रहेगी साइंस स्क्वाड में, लियोरियो रहेगा साइंस स्क्वाड में, क्रॉपिका रहेगा इंटेलिजेंस स्क्वाड में। इस मीटिंग के आखिर में ये तय होता है कि जैसे कि हंटर एग्जाम आने वाले हैं एंड ये लोग का डार्क कॉन्टिनेंट भी जाना है, तो अब जो हंटर एग्जाम होगा उसका फॉर्मेट होगा डार्क कॉन्टिनेंट स्पेशल। मतलब जो हंटर बना वो ये लोग के साथ डार्क कॉन्टिनेंट जाएगा सीधे बेचारे लोग। एंड उसके बाद ये लोग की भी प्लानिंग जोरों शोरों से चालू हो जाती है। उसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीन अपने बेटे को छोड़ के ये लोग को हॉरर रिलीज करना सिखा रहा है। खैर, ये लोग की टीम मेंबर से ज्यादा कुछ होता नहीं है, ये लोग का थोड़ा मस्ती मजाक भी चलता रहता है। एंड तभी यहाँ पे मच्छर आ जाता है जहाँ ये और जीन दोनों एक गेम खेलते हैं जैसा कि तुम लोग ने भी अपने बचपन में खेला होगा कि एक कोई सा भी लेटर चूज करेंगे और उसके बाद उसी लेटर से एनिमल या प्लेस के बारे में बोलेंगे। तो ये लोग खेल रहे हैं सेम वर्जन बट एंशिएंट वाले टाइप का, हिस्ट्री से रिलेटेड। एंड एज यू ऑल नो कि यहाँ पे जीन ही जीतेगा, तो मच्छर को आराम से जीन हरा देता है। एंड उसके बाद मच्छर भी एडमिट कर लेता है कि वो जीन से हारा है एंड अब वो भी जीन से पैसा ले लेगा। खुशी देख रहे हो जीन की, कितना खुश हो गया जैसे कोई पैसे लेने के लिए तैयार है, ये मिस्टर बीस्ट नहीं गए। एंड मच्छर भी पैसे ले लेता है लेकिन वो बोलता है कि वो ये पैसे डोनेट कर देगा। एंड इसी बीच पेरिस्टन आ जाता है जो बोलता है, अरे जीन, तुझे याद है हमारे जो टेम्परेरी हंटर थे जो हंटर एसोसिएशन का एग्जाम देने गए थे? हाँ, वो लोग फेल हो गए भाई। अच्छा, तो वो टेम्परेरी हंटर एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो गए? अरे नहीं, वो लोग तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, इवन मैं तक सरप्राइज रह गया। वो लोग इतनी रिसर्च करके गए थे लेकिन तब भी वो लोग ट्रैक में फंस गए। ऐसा लगता है जिस बंदे ने मुझे रिप्लेस किया है ज़ोडिएक में उस बंदे से पंगा नहीं लेना चाहिए। एंड एज वी ऑल नो इट्स नन अदर देन आवर रिवेंज बॉय क्रॉपिक। एंड इसी बीच यहाँ के कुछ न्यू कैरेक्टर्स आते हैं बियॉन्ड के टीम के। एंड इस बीच वाले कैरेक्टर का नाम म्यूल रहता है। एंड ये यहाँ पे आया इसलिए रहता है क्योंकि ये हंटर एग्जाम में फेल हो गया रहता है। एंड जैसा कि हंटर एग्जाम में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं तो उसमें एक लाई डिटेक्टर टेस्ट था जिसको इसने और बहुत सारे लोगों ने
आसानी से पास कर दिया था, लेकिन किसी बंदे के कारण ये लोग वहां से रिजेक्ट हो गए। एंड उस चिरकुट बंदे को ये लोग के एस्केप प्लान का भी पता चल जाएगा तो भी ये शॉक नहीं होगा, ऐसा ये खुद ही बोलता है। एंड तभी पेरिस्टन बोलता है, अरे नहीं भाई, पहली बात तो हम लोग के पास कोई प्लान ही नहीं है, तो वो लोग को पता कैसे चलेगा। एंड वैसे भी जैसे ही हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट रीच करेंगे, बियॉन्ड को वहां से खुद ही भागना पड़ेगा। एंड हम लोग भी वहीं से कहीं पे बियॉन्ड घूमता फिरता मिल गया, तब हमको मिल जाएगा, फिर हम लोग उसके साथ चले जाएंगे। इतना सा तो प्लान है। और अगर उसके बजाय हम लोग खुद बियॉन्ड को वहां से एस्केप करवाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को वहां छुप के घुसना पड़ेगा, फिर वहां के लोगों से लड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा बियॉन्ड खुद ही भाग जाए वहां से। एंड तभी म्यूल बोलता है, जीन तू तो हंटर एसोसिएशन के साइड में है ना, तो चलो बेटा रास्ता नापो अपना। एंड जीन बोलता है कि भाई सॉरी, गलत स्क्रिप्ट बोल दिया था। देख भाई तू गलत बोल रहा है, क्योंकि बियॉन्ड हम लोग को फ्रीडम दे रहा है, और अगर मुझे फ्रीडम मिल रही है कि अगर मैं जो करना चाहूँ जर्नी के दौरान वो मैं कर सकूँ, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं बियॉन्ड के साइड हूँ। और वैसे भी मैं ये समझ सकता हूँ कि जो V5 है वो इस सारे मामलों में बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा रिस्क भी भरा पड़ा है, और इसीलिए मैंने चूज किया कि जहाँ मुझे सबसे ज्यादा कम प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे वहां पे मैं जाऊँ। और अगर सिचुएशन बद से बदतर होती गई और मैं वहां से वापस नहीं आ पाया तो भी मुझे चलेगा। और मेरे और बियॉन्ड में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि बियॉन्ड ये मानता है कि एक एडवेंचर तब तक चलता है जब तक तुम वहां से कोई रिजल्ट ना लेकर वापस आओ, लेकिन जब तक बियॉन्ड बोलता है कि ये फ्रीडम के लिए है, तब तक भाई मैं तो हेल्प करने के लिए आगे आ जाऊंगा। और पीछे ये पेरिस्टन दिख रहा है, इसको मैं अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये बंदा अपनी निहायती नंगी घटिया सोच को एज एन एक्सक्यूज यूज करता है सिर्फ डिस्ट्रक्शन मचाने के लिए। और मेरा एम तो यही रहेगा कि बियॉन्ड की हेल्प करना और पेरिस्टन को रोकना। एंड फिर यहाँ पे बढ़ जाता है गर्मा गर्मी का माहौल, जहाँ पे जिस बंदे ने थोड़े चैप्टर पहले जीन से पंच खाया था, जिसका चेहरा बिगड़ गया था, वो सिचुएशन को थोड़ा काम करने की कोशिश करता है। लेकिन म्यूल बोलता है कि बेटा तुम लोग कब से इसके साइड हो गए। एंड ये बंदा बोलता है कि पहले मैं भी इस बंदे पे बहुत गुस्सा करता था, लेकिन इसको थोड़ा वक्त दो तो तुम लोग भी समझ जाओगे। लेकिन तभी ये तीन बंदे यहाँ पे आते हैं और बोलते हैं, देखो किसी के पास उस चीज के लिए इतना टाइम नहीं है, हम लोग के प्रीवियस बॉस बियॉन्ड थे, तो किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि नंबर 2 कौन है। और वैसे भी जो कमांड की चेन है उसकी बत्ती बनाओ और तुम दोनों सोच लो कि पहले पेरिस्टन या दूसरा जीन कौन उसे लेकर चलता बनेगा। अरे नहीं, तो मैं तीसरा चूज करूंगा। अरे नहीं नहीं जी, अभी तो चौथा चूज करने का टाइम है। ऐसा रोज रोज थोड़ी ना होता है कि मैं और जीन दोनों हमेशा एक ही कंक्लूजन में आते हैं। तो अब तुम लोग ने हमको डिस्टर्ब कर ही दिया है, तो तीसरा तुम लोग यहाँ से जिंदा जाओगे, चौथा तुम लोग की यहाँ से सिर्फ लाशें वापस जाएगी। ठीक है, तो मैं पांचवा चूज करूंगा कि तुम दोनों यही मरोगे। खैर तभी ये लोग अपनी गन्स रिलोड करके अंधाधुंध फायरिंग भी करना चालू कर देते हैं जीन और पेरिस्टन के ऊपर। लेकिन ये लोग की उतनी औकात नहीं रहती कि ये लोग इजीली वो दोनों को मार दे। एंड जीन और पेरिस्टन कवर लेने के लिए पीछे भागते हैं। एंड तभी ये लोग डिसाइड करते हैं कि एंट्रेंस को ये लोग सील कर देंगे। एंड जिस बेसमेंट के साइड ये लोग भाग रहे हैं वहां पर अपना डिस्टेंस बनाकर और संभल कर वो लोग को कॉर्नर कर देंगे। एंड उसके बाद म्यूल भी ये लोग को थोड़ा रेज वेट करने का ट्राई करता है कि भाई इतना बड़ा नाम होके, इतने बड़े हंटर होके तुम लोग ऐसे भाग रहे हो, डरपोक हो ये सारा। एंड जीन भी बोलता है कि भाई इसका स्क्रू ढीला तो नहीं है, क्योंकि अचानक से इसी ने तो अटैक चालू किया। पेरिस्टन भी इसकी बातों पर बोलता है कि भाई मेरे को तो लगा था तो भाई इतना बड़ा हंटर है तो कुछ तो कमाल करेगा तू। उसके बाद ये लोग थोड़ा भाग कर आगे जाकर कवर लेते हैं। एंड उसके बाद जीन भी रेडी हो जाता है लड़ने के लिए, जहाँ पर वो अपनी फुल पोटेंशियल में तो नहीं, लेकिन तब भी अटैक तो करने के लिए रेडी होता है। तो देखो सबसे पहले जीन अपनी फिस्ट रेडी करता है एंड उसके बाद अपने मुक्कों को जमीन पर देके मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे जमीन पर एक छोटा सा पोर्टल टाइप का क्रिएट हो जाता है जो कि जमीन से लिंक हो जाता है। एंड ये लिंक डायरेक्टली वो तीनों टेम्परेरी हंटर्स के पास जाने लगती है। तभी पेरिस्टन भी ये देखकर शॉक हो जाता है कि ये टेक्निक तो लियोरियो की है, तो जीन कैसे इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन उससे पहले ही ये टेम्परेरी हंटर्स के सामने एक छोटा सा पोर्टल खुल जाता है, जिससे निकलते हैं जीन भाई के भारी भरकम पंचेस, जिसके कारण ये लोग का काम यही तमाम हो जाता है। एंड इसके बाद पेरिस्टन भी पूछता है कि भाई तू दूसरे की स्किल कैसे यूज कर रहा है, तो जीन एकदम नॉन चैलेंट वे में बोलता है कि भाई अरे छोटी सी तो बात है, सिंपल सी तो एबिलिटी है, एक स्ट्राइक टाइप अटैक ही तो है, मैंने बस इसको एक बार खाया और बस उतने में मैं सीख गया भाई इसको कैसे मिमिक करना है। वाह भाई। एंड इसी बीच ये दोनों हंटर्स भी बात करते रहते हैं कि कैसे जीन के एक अटैक ने ये लोग के 3 बंदे नॉकआउट कर दिए, लेकिन ये लोग को पता नहीं रहता कि उसी पार जीन खड़ा है और इस पार ये लोग खड़े हैं। एंड तभी जीन बोलता है कि लियोरो को तो डॉक्टर बनना है ना, तो उसकी ये जो एबिलिटी है वो प्रोबेबली एक रिजल्ट होगी एक ट्रायल एरर का, जो उसने फ्लैप्शन एंड साउंडिंग प्रैक्टिस के दौरान सीखी होगी, तो उसने कुछ ऐसा भी किया होगा ना। एंड हम देखते हैं कि जीन अपने लेफ्ट हैंड को सबसे पहले दीवार पर रखता है एंड दूसरे हाथ से थोड़ा ऑरा रिलीज
करता है, जिसके चलते जीन अल्ट्रासाउंड यूज कर पाता है एंड उसे पता चल जाता है कि वॉल के उस बार दो बंदे हैं, एक इधर और दूसरा इधर। फिर जीन एक ऑरा ब्लास्ट टाइप का अटैक थ्रो करता है जो कि बिना वॉल्स को डिस्ट्रॉय किए सीधा उस बार जाके दोनों टेम्परेरी हंटर्स को पड़ता है, जिसके कारण वो लोग का भी गेम यहाँ पर 25 हो जाता है। एंड उसके बाद जीन बोल चलो ये खत्म हुआ, अब तक तो वो लोग ने गिव अप कर दिया होगा। वैसे भी वो लोग को जो काम करने को मिला था वो लोग ने अपना काम तो कर ही दिया। एंड तभी पेरिस्टन भी पूछता है कि क्या हुआ जीन, तुझे क्यों लगता है कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया? एंड जीन बोलता है कि जाहिर सी बात है, इतना घटिया प्लान यहाँ पर सिर्फ तू ही बना सकता है। मुझे तो इस प्लान के बारे में पहले ही पता चल गया था जब वो मेहुल गुस्से में आकर स्क्रिप्ट से बाहर चला गया था और उसने हम लोग को वो ऑप्शन दे दिया जहाँ पर हम दोनों को ही ये प्लेस को छोड़कर जाने को बोल दिया उसने। खैर क्या पता अगली बार वो मुझे ये ऑप्शन दे तो शायद से मैं एक्सेप्ट कर लूँ, किसे पता। और सिर्फ एक रीजन के चलते मैं तुम्हारे इस घटिया से प्लान का हिस्सा बना और ये नाटक किया, क्योंकि मुझे अंदर से बुरा लग रहा था वो लोगों के लिए जो तेरा प्लान फॉलो कर रहे थे। तो पेरिस्टन अगर तू अगली बार ऐसा कुछ करने का फिर से सोचता है तो ये याद रखना कि अगली बार किसी और को इसमें शामिल मत करना। और अगर तुझे इतनी ही चुल मची है मेरी एबिलिटीज देखने के लिए तो अगली बार सामने से आ जाना। एंड अगर तुम लोग को ये सीन समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, ये अटैक जो करवाया था वो पेरिस्टन ने करवाया था। पेरिस्टन का प्लान ये था कि मेहुल थोड़ा बहुत पोक करेगा जिसके कारण जीन गुस्सा हो जाएगा एंड वो अपनी एबिलिटीज शो कर दे, लेकिन जीन इज्जत चिल गया। एंड प्लान सक्सेसफुली फेल हो जाने के बाद मेहुल और जीन के बीच में थोड़ी बातचीत होती है जहाँ पे जीन थोड़ा चिढ़ाता है मेहुल को, लेकिन तभी जीन एक मेन बात पूछता है। जो हंटर जीन और पेरिस्टन पर अटैक किए थे वो 5 लोग गन्स लेके, वो लोग तो डार्क कॉन्टिनेंट में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो वो लोग को यहाँ लाने का क्या फायदा। जिसमें मेहुल बताता है कि वो लोग ओरिजिनली बस बैकअप प्रोवाइड करने के लिए है। एंड ये लोग भी हाँ में हाँ मिला के बोलते हैं कि भाई ये लोग का ज्यादा कुछ काम नहीं, सिर्फ 2 काम है। पहला तो ये लोग तो छोटू वाला काम करेंगे कि भाई वो रिसोर्स लेना, छोटू चाय ला, वो सब वाला। और दूसरा ये लोग का काम है बियॉन्ड की टीम का जो स्नाइपर है उसको कवर और बैकअप प्रोवाइड करना। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि भाई बियॉन्ड के ग्रुप में एक स्नाइपर भी है, तो छोटा सा होगा, पतला सा होगा, पेड़ के पीछे छुप जाएगा, तो घर जाके सुत्ती बाबू, क्योंकि ये रोबोट रहता है ये लोग का स्नाइपर। एंड इस रोबोट की वही सब तारीफ होती है कि भाई ऐसा रोबोट है, इसमें ये सब है वो सब है, इसके एक अटैक से ये सब हो जाएगा, वही फालतू बातें। एंड एक और बात बताई जाती है कि ये रोबोट दूसरे सोल्जर्स को वेपन प्रोवाइड कर सकता है एंड जो वेपन्स रहेंगे वो सब सोल्जर्स के खुद के नेम से बने होंगे। एंड और बहुत सारी चीजें भी कर सकता है ये रोबोट। और इस रोबोट के ऑरा फार्मिंग का एक किस्सा भी बताया जाता है। एंड उसके बाद हमको इस रोबोट का नाम बताया जाता है, जहाँ पे इसके दोस्त लोग इसको गोलम कहकर बुलाते हैं, लेकिन मेहुल ये बताता है कि ये इस रोबोट को पिछले 3 साल से जानता है और ये रोबोट किसी को भी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है उसके फेस या वॉइस से। एंड देन जीन मेहुल से क्वेश्चन पूछता है कि वो कौन से डिवीजन का इंचार्ज है एंड कि क्या वो मेहुल उसकी हेल्प कर देगा बाकी लोगों को कन्विंस करने में कि वो जीन से पैसे ले ले। जिसपे मेहुल रिप्लाई देता है कि मेहुल ऑनेस्टली बताया तो उसको कोई दिक्कत नहीं है जीन के नंबर 2 होने से, लेकिन उसको इस बात से दिक्कत है कि जीन उसके बदले में पैसे दे रहा है। एंड अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया तो मेहुल थोड़ा और एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि किसी भी सोल्जर के लिए सबसे वैल्यूएबल चीज जो रहती है वो रहती है उसके दोस्तों का ट्रस्ट। एंड अगर तुम उस ट्रस्ट को ही खरीदने की बात करो तो ये काफी घटिया बात हो जाएगी। एंड और भी बहुत सारी चीजें बकबक करता है कि जो लॉयड फ्रंटियरा कर देगा पैसों के लिए, वही सारी चीजें। एंड मेहुल का मत्था इसलिए भी सरका रहता है क्योंकि जीन सबको फ्री में पैसे बांट रहा है, जिसकी वजह से ये लोग के टीम मेंबर्स जो है वो लोग के दिमाग में ख्याल आ रहा है कि भाई अब पैसे मिल चुके हैं तो डार्क कॉन्टिनेंट जाने का कोई मतलब ही नहीं है। एंड इस वजह से मेहुल का मत्था थोड़ा सरका रहता है, जिसकी वजह से वो एक एक्सप्लेनेशन मांगते हैं जीन से कि क्यों कर रहा है वो ये सब। एंड इस पे जीन बोलता है मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, मेरे पास बोलने के लिए इवन वर्ड्स भी नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। शायद से ये मेरी ही गलती है कि मैंने बेफिजूल में ही चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया, लेकिन अब जब बहुत सारे लोगों ने मुझसे पैसे ले लिए हैं तो अब मैं पीछे नहीं हट सकता। तो तुझे क्या लगता है अगर मैं नोवेल फाउंडेशन में डोनेशन दे दूँ तो हम दोनों के बीच में मामला सेटल हो जाएगा? एंड इसके बाद माहौल थोड़ा इंटेंस हो जाता है ये नोवेल फाउंडेशन का नाम आते ही। तो देखो नोवेल फाउंडेशन एक ऐसी फाउंडेशन है जो सोल्जर्स लोगों को एड्स प्रोवाइड करती है, मतलब हेल्प प्रोवाइड करती है। जैसे कि अगर कोई सोल्जर किसी सोल्जर को अगर चोट वोट आ गई या फिर उसका कोई लिम लॉस हो गया लड़ाई के चलते, वॉर के चलते, तो ये फाउंडेशन वो लोग को फाइनेंशियल हेल्प, हॉस्पिटलाइजेशन की जो भी मदद होती है एंड बाकी की एजुकेशन का खर्चा ये फाउंडेशन उठाती है ऑन बिहाफ ऑफ द सोल्जर्स।
एंड और भी बहुत सारी हेल्प करती है ये सोल्जर्स की। एंड म्यूल को समझ में नहीं आता कि जीन को इतना क्या चुल मचा है लोगों को पैसे देने के लिए, उसके बदले में जीन को भी तो कुछ चाहिए होगा। जिसमें जीन रिप्लाई करता है, अगर सच बताऊं तो ये पहली बार नहीं है कि मैंने कुछ बोल दिया और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैंने वो क्यों बोला। वेल, अगर इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट में कुछ बोलूं तो वो ये रहेगा कि बियॉन्ड की टीम में बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे सिर्फ पैसे के लिए नहीं आए हैं। एंड मैंने सोचा कि अगर मैं वो लोग को पैसे दे दूं तो उसका मतलब यही होगा कि वो लोग ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। और जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे कई हद तक खुशी भी मिलती है कि इस दुनिया में मेरे जैसे गधे लोग भी हैं। एंड इसके बाद म्यूल बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन बात पैसे पर कैसे आई। तो इसके बाद वही सब जो हमने पिछले चैप्टर में देखा था वो सारी बातें रिपीट होती है। एंड एट लास्ट जीन भी एडमिट कर देता है कि उसको कूल साउंड करना था, इसलिए उसने ये बोला था। एंड उसके साथ ही साथ उसको बियॉन्ड की हेल्प भी करनी है, साथ ही उसको पेरेस्टन जो इविल काम करने का सोच रहा है उसको भी जीन रोकना चाहता है, इसलिए वो इस जर्नी में साथ आ रहा है। के बाद जीन वापस से पूछता है कि भाई म्यूल तू पैसा लेने के लिए तैयार है कि नहीं, साफ साफ बता दे। जिसमें थोड़ी बातचीत के बाद म्यूल हाँ बोल देता है। साथ ही म्यूल ये भी बोल देता है कि वो बाकी मेंबर्स को भी कन्विंस कर देगा, बट जो भी पैसा जाएगा वो सीधे नॉर्मल फाउंडेशन को ही जाएगा। लेकिन म्यूल तभी एक चेतावनी देते हुए बोलता है जीन को कि तू नंबर 2 तो है लेकिन बैटल फील्ड में जो भी सोल्जर्स आएंगे वो सारे मेरे ही ऑर्डर फॉलो करेंगे एंड सोल्जर सिर्फ यस सर ही बोल सकते हैं। जिसपे जीन भी बोलता है ठीक है यस सर। एंड इसी वक्त पेरिस्टन की भी एंट्री हो जाती है जो कि पूरी लिस्ट लेकर आया रहता है वो हंटर्स की जो ये लोग की टीम में है। एंड इसके बाद पेरिस जीन को मुबारकबाद देता है कि तू नंबर 2 बन गया है, लेकिन जीन बोलता है सिर्फ नाम में ही, वैसे भी तू लीड ले सकता है जैसा तू हमेशा से करते आया है। मुझे मंजूर नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि तू क्या कर सकता है। तो ठीक है, इस बार मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन इससे पहले ये लोग का मामला आगे बढ़ता है, हमको थोड़े टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हंटर एग्जामिनेशन का फाइनल टेस्ट हो रहा होता है। एंड इसी एग्जाम में सबसे पहले हंटर्स को वो मूवी दिखाई जाती है जहाँ पे बियॉन्ड नेटवर्क काकेन एम्पायर का किंग डार्क को टेंट जाने पर स्पीच देते हैं। साथ ही वो लोग से 3 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये रहता है कि क्या ये लोग को इस इंफॉर्मेशन के बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही पता था। एंड दूसरा क्वेश्चन रहता है अगर ये लोग को पता था तो एक्सप्लेन करो वो डिटेल में जहाँ तक तुम लोग अलाउड हो एंड कैसे ये लोग को वो इन्फॉर्मेशन मिली, मतलब कि किस सोर्स से वो लोग को ये इन्फॉर्मेशन मिली। और अगर तुम लोग को नहीं पता तो कोई एक ऐसे रास्ते के बारे में सोच कर बताओ जिससे ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले ही निकाल ली जाए। एंड तीसरा क्वेश्चन सबसे नॉर्मल रहता है। के बाद ये लोग को अपना आंसर देने का मौका मिलता है जहाँ पर ये लोग अपना आंसर तो बताते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रॉपिका ये लोग को देखता रहता है अपनी एबिलिटी ड्राउजिंग चेन का यूज करते हुए, जिसकी मदद से क्रॉपिका को पता चल जाता है ये कौन सच बोल रहा है एंड कौन झूठ बोल रहा है। तभी क्रॉपिका बताता है कि उसको लगा था कि जो ये लोग ने फर्स्ट एग्जामिनेशन कराया था एक फेक मेंटल टेस्ट करके, उसमें बहुत सारे स्पाइस पहले ही पकड़े जाएंगे, लेकिन क्रॉपिका ने सोचा नहीं था कि इतने सारे लोग वो लोग को डिसीव करते हुए फाइनल एग्जामिनेशन तक पहुंच जाएंगे। एंड इसी बीच मिजाज टॉम क्रॉपिका को बोलता है कि भाई तू तो बोल रहा था तेरी ये जो स्किल है वो तुझे नहीं लगता था कि काम भी आ पाएगी, लेकिन अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट में यही स्किल की हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। जिसपे क्रॉपिका बोलता है कि मेरी एबिलिटीज को इतना भी ओवर एस्टिमेट मत। ये सच बात है कि मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा स्पाइस हम लोग पकड़ पा रहे हैं, लेकिन इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता कि कोई मेरी एबिलिटीज से बचकर भी निकल सकता है। एंड इसी वक्त क्रॉपिका साफ बोलता है कि उसे खुद नहीं पता कि उसकी ये पावर सही से काम कैसे करती है। क्रॉपिका के हिसाब से जब वो अपना पूरा फोकस यूज करता है तो उसकी चेन उन छोटे मोटे सिग्नल्स को पकड़ लेती है जो इंसान झूठ बोलते वक्त देता है, लेकिन नॉर्मल आंखें ये सिग्नल्स को नहीं देख पाती। इसलिए क्रॉपिका अपनी एम्परर टाइम वाली पावर को यूज करता है और ये लाइट डिटेक्टर प्रोसेस और भी तेज और एक्यूरेट हो जाती है, इतनी कि वो वीडियो कॉल्स या रिकॉर्डेड क्लिप्स देखकर भी पकड़ सकता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है या नहीं। लेकिन इस पावर की एक लिमिट भी है, जिस बंदे का झूठ पकड़ना है उसे क्रॉपिका से पहले ही मिलना जरूरी होगा। बिना मिले किसी अनजान व्यक्ति पर क्रॉपिका की ये पावर वर्क नहीं करेगी। एंड क्योंकि क्रॉपिका को पता है उसकी ये एबिलिटीज यूज करने के बावजूद भी बहुत सारे स्पाई हो सकते हैं जो सक्सेसफुली हंटर एसोसिएशन में इनफिल्ट्रेट कर सकते हैं, इसलिए क्रॉपिका एक 1000 IQ मूव खेलता है। क्रॉपिका बोलता है तो अगर मैं एक स्पाई होता और मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन के पास मेरी जैसी एबिलिटीज है तो उसको मैं धोखा देने के लिए या तो ये कर सकता हूँ कि मैं किसी ऐसे पर्सन को ढूंढूं जो मेरी मेमोरीज को ही इरेज कर सके, या फिर किसी ऐसे बंदे को ढूंढता जो सामने वाले को बिना पता चले ही उसे कंट्रोल कर सके। एंड इसका साफ मतलब यही होता है कि अगर सामने वाले पर्सन की मेमोरीज ही बदल दी जाए और वो सच समझ कर झूठ बोल रहा हो
तो उनके बॉडी से झूठ बोलने वाले सिग्नल्स ही नहीं निकलेंगे, जिसके कारण ट्राउजिंग चेन वाली एबिलिटी वर्क ही नहीं करेगी एंड फिर क्रॉपिका वो लोग को नहीं पकड़ सकते। एंड क्योंकि क्रॉपिका एक मास्टरमाइंड एंड कैलकुलेटिव टाइप का बनता है, वो एक और पॉसिबिलिटी निकालता है कि क्या हो अगर एसोसिएशन के हायर और भी एनिमी के साइड में होंगे, और अगर वो लोग के पास मेरी जैसी पावर या मेरी जैसी सिमिलर पावर होगी, तो इसका मतलब हमने जितना भी हंटर एग्जाम में ट्रैप सेट किया है वो लोग तो उससे इजीली बच जाएंगे। ये एंगल से सोचने के बाद क्राइम हंटर मिजाज स्टॉर्म के भी पसीने छूट जाते हैं और वो बोलता है कि क्या तुझे सच में लगता है ऐसा भी हो सकता है, इसको क्राइम हंटर किसने बनाया। लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है फोर्थ प्रिंस सेरेडनिक पर, जिसको किसी बंदे का फोन आया रहता है। फोन पिक करने के बाद पता चलता है ये उसके बड़े भाई बेंजामिन का फोन होता है। एंड बेंजामिन बोलता है, सेरेडनिक मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है, डैड ने वो बात मान ली है। सही कहा, उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम में से जो भी आखिर तक डार्क कॉन्टिनेंट के एक्सपेडिशन में सरवाइव करेगा वो अगला किंग बनेगा। ओह ऐसा क्या? तो आखिरकार मैं अब तेरे जैसे आरामजादे को बिना किसी झिझक के मार सकता हूँ। तो ठीक है बेंजामिन, अब से तू कांपना चालू कर दे, क्योंकि अगला किंग मैं बनूंगा। तो तुझे क्या लगता है तू ये आराम से कर लेगा? बस देखता रहूंगा। तू मुझे धमकी देगा? वैसे तूने बाकियों को इस बारे में बता दिया? नहीं, हमारे सारे भाइयों को डैड का मैसेंजर ही आकर बताएगा सारी डिटेल्स और कंडीशंस। लेकिन सबसे पहले मैं खुद ही तुझे इस बारे में बताना चाहता था, ताकि मैं खुद के हाथों से तुझे ठिकाने लगा सकूं। सबसे पहले मैं तेरी हड्डियों को एक एक करके चकनाचूर कर दूंगा। भाई तो काफी डरा रहा है मुझे, इतना डरा रहा है भाई कि अगली बार से फोन मत लगाइयो मुझे, समझा? सेरेडनिक से बेइज्जती सुनने के बाद बेंजामिन बहुत गुस्सा हो जाता है, जिसके चलते बाजू वाले शेर को ये ढेर कर देता है। एंड उसके बाद सेरेडनिक कॉल काट देता है, जिसके कारण ये लोग की बात यहीं पर खत्म हो जाती है। एंड ये वीडियो भी यहीं पर खत्म हो जाती है, क्योंकि भाई इस वीडियो का पार्ट 1 समझो, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।